इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बोनस पार्ट को इतना सारा प्यार देने के लिए। सच में दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। सच बताऊं, जब आप लोगों का प्यार कहानी पर मिलता है तो मेहनत करना सफल हो जाता है और आगे और भी ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। बस आप लोग एक ही चीज़ की कमी करते हो, एक लाइक करने में। यार, जितने व्यूज़ आते हैं उसका आधा तो लाइक होना ही चाहिए। आप लोग प्लीज़ एक लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। प्रांस के फ़ोन काटने के बाद अब रवीना अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी और एक बार फिर प्रांस के साथ काफ़ी डेट, ये सोचकर ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी नीचे आ तो गई थी, लेकिन अब वो बाहर सोफे पर ही बैठी थी और उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। रागिनी उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें आराम करना चाहिए पंखुड़ी। यहाँ सोफे पर बैठी बैठी तुम थक जाओगी। अगर तुम बेड पर चलती तो आराम से लेट सकती थी। पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, नहीं चाची सासू माँ, मुझे यहीं पर बैठना है। रागिनी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी को ही देख रही थी, जो अब वापस ऊपर अपने रूम की तरफ देखने लगी थी। उसे इंतज़ार था प्रांस का। वीडियो में प्रांस ने 12 बजे कॉफ़ी डेट का जिक्र किया था, तो उसे देखना था कि क्या सच में प्रांस कॉफ़ी डेट पर जा रहा है। और तभी प्रांस ब्लैक कलर की शर्ट और डेनिम जीन्स पहने नीचे की तरफ आया। वो ऑफिस ऐसे नहीं जाता था, प्रॉपर फॉर्मल कपड़े पहनकर जाता था, लेकिन आज उसने थोड़े कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। साफ पता चल रहा था कि वो कहीं और जा रहा है। किसी और को बेशक से पता हो या ना हो, लेकिन पंखुड़ी को बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो कहाँ जा रहा है। इस वक्त प्रलय अपने रूम से बाहर निकला। उसने प्रांस की वो वीडियो देखी थी। हालांकि काफ़ी डेट वाली वीडियो तो नहीं देखी थी, लेकिन कल की क्लब वाली वीडियो वो ऑलरेडी देख चुका था। बेशक से बाद में प्रांस ने उसे डिलीट करवा दिया था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे बात करनी है प्रांस, स्टडी रूम में चलें। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी डैड, लेकिन फ़िलहाल मैं एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अभी आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन बाद में आकर बात करता हूँ। प्रलय गुस्से से बोला, लेकिन मुझे तुमसे अभी बात करनी है, और ऐसे भी कौन से इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तुम? जैसी तुम्हारी हालत है ऑफिस जाते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। उसकी बात सुनते हुए प्रांस की नज़रें सामने पंखुड़ी पर थी, जिसके चेहरे पर बेचैनी साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी प्रांस कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे ही प्रांस ने उसकी तरफ देखा, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रांस अब प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, हर इंसान का अपना पर्सनल स्पेस होता है डैड, ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जब मैंने कभी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, तो आप लोगों को भी मेरी प्राइवेसी का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना। प्रलय की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो गुस्से से बोला, पंखुड़ी की हालत देख रहे हो तुम? सुबह तो चलो मान लिया तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम भी ज़रूरी था, लेकिन अब तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? प्रांस ने भी जल्दी से जवाब दिया, मैं तो उसका ख्याल रखना चाहता था, लेकिन जब वही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने उसे कहा था कि वो मेरे साथ हमारे रूम में रहेगी, लेकिन उसे तो जैसे मेरे अंदर लगे हुए कोई कांटे चुभते हैं। तो ठीक है, उसे जहाँ रहना है रहे। प्रांस राणा हूँ मैं, लोगों के पीछे घूमना मुझे नहीं आता। लोग मेरे पीछे घूमते हैं, और अगर कोई गलत फहमी में है तो अपनी गलत फहमी वो बाहर निकाल दे। ये बोलते हुए उसकी नज़रें एक बार फिर से पंखुड़ी पर सर्द हो गई थी। प्रांस अपनी बात कहकर तुरंत वहाँ से चला गया। रागिनी पंखुड़ी को तरफ देखते हुए बोली, तुम एक बार फिर से गलती कर रही हो पंखुड़ी। पहले भी तुम प्रांस से नाराज़ होकर उससे अलग रह चुकी हो, और ऐसा कितनी बार होगा? पंखुड़ी ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के कहा, आगे कभी नहीं होगा रागिनी चाची, क्योंकि अब मैं उनके पास कभी जाऊंगी ही नहीं। उन्हें क्या लगता है कि वो अगर दूसरों के साथ खुश रह सकते हैं, तो मैं क्या उनके लिए रोती रह जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग हैं ना मेरे लिए, मैं आप लोगों के साथ खुश रहूंगी। मेरा भी जो दिल करेगा मैं वो करूंगी, मुझे अब उनके लिए नहीं रोना। ये बोलते हुए वो अब काफ़ी सीरियस नज़र आ रही थी। पहले की पंखुड़ी एक पल में पिघल जाती थी, लेकिन अब सच में पंखुड़ी भी पत्थर बनती हुई नज़र आ रही थी।
फ्रांस अपनी गाड़ी में बैठा और चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए बोला, जैसे तुम रोम से गई हो ना रोस्पीटल, वैसे ही तुम रोम में वापस भी आओगी और मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं आती। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा डार्क हो गए थे। फ्रांस के जाने के बाद पंखुड़ी कुछ देर तो यूं ही सोफे पर बैठी रही और फिर मायूस होकर अपने रूम में आ गई। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, ये सब कुछ कब तक चलेगा सृष्टि? हमें इन दोनों का कोई पक्का इलाज करना होगा। सृष्टि कुछ सोचते हुए बोली, वही प्लान है जो हमने पहले बनाया था। अब तो पंखुड़ी ग्रोवर मेंशन में भी नहीं है, राणा मेंशन में ही है, तो वो प्लान एग्जीक्यूट करना थोड़ा आसान भी हो जाएगा। आज से तंस की शादी की रस्में शुरू होने वाली है और उसमें पंखुड़ी भी जाएगी और प्रांस भी, और उसके साथ साथ वहाँ एक और ख़ास इंसान भी आएगा। रागिनी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। प्रलय जो पीछे खड़ा था वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुमने उसे कॉल किया है? सृष्टि ने अपना चेहरा हामी हिलाया और बोली, करना ही पड़ा, अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मेरी औलाद का दिमाग ठिकाने पर कैसे आएगा। रागिनी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो, आखिर ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानती। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नील को भूल गई क्या तुम? उसकी बात सुनते हुए ही रागिनी की आंखें बड़ी हो गई। वहीं आश्रय और पंक्ति दोनों रूम से बाहर आए थे और आकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही आश्रय ने नील का नाम सुना उसके कदम तुरंत रुक गए। वो हैरानी से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आपने अभी किसका नाम लिया है मॉम? सृष्टि अब उसकी तरफ घूमी और बोली, नील। तंस की शादी की रस्में शुरू हो रही हैं, आज उसकी रिया के साथ एंगेजमेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना नील को भी इस शादी में इनवाइट किया जाए। वो भी आज मुंबई आएगा और हमारे साथ राणा मेंशन में ही रहेगा। इजंट इंटरेस्टिंग? ये बोलते हुए उसके चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। सृष्टि प्रलय के पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जानती हूँ प्रांस का आपको अपने साथ इस तरह से बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। वो तो शादी जैसे बंधन में बंधना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमने ज़बरदस्ती की उसके साथ। एक वक्त पर उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन ईगो और मासूमियत का जो क्लेश है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे उन दोनों के बारे में कुछ समझ में आया है वो यही है कि पंखुड़ी चाहती है प्रांस का ईगो थोड़ा कम हो जाए, और प्रांस चाहता है कि पंखुड़ी बेशक से मासूम रहे लेकिन बेवकूफ़ नहीं। उसका खुद से ही ये अज्यूम कर लेना कि कोई उसे प्यार नहीं करता, प्रांस के लिए भी दूसरे मैटर करते हैं, वो खुद नहीं। ये सब उसके दिल में डाउट पैदा कर रहा है और इस डाउट से प्रांस को चिढ़ मच रही है। प्यार तो दोनों एक दूसरे से बेहद कर रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग्स तभी हुई है, हमें इन्हें बाहर लाना होगा और उसके लिए नील से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब तो बस मुझे शाम का इंतज़ार है। उसकी बात पर प्रलय मुस्कुराया और बोला, आई होप जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तारे फिक्स करते करते तुम्हें करंट आ जाए यूनिवर्स, और ये तो प्रांस राणा के नाम का करंट होगा, बहुत तेज लगेगा। अपनी बात कहकर प्रलय अपने रूम में वापस चला गया और सृष्टि अब उसकी धमकी के बारे में सोच रही थी। एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर डर झलकने लगा था, लेकिन अगले ही पल वो तुरंत बोली, इतना सब कुछ तो खराब हो चुका है, अब इससे ज़्यादा क्या ही खराब होगा डिस्ट्रॉयर, अब तो सब कुछ सही ही होगा। मैं भी देखती हूँ कि मेरे घर के बंदर बंदरिया कैसे नहीं सुधरते, इनको तो अब मैं उनके कान खींचकर भी सुधारूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी अब एकदम ज़िद्दी एक्सप्रेशंस थे। रागिनी उसके पास आकर बोली, अब पता चलेगा लोगों को कि आखिर राणा मेंशन में सबसे ज़्यादा ज़िद्दी है कौन। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का कंधा थपथपाया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी मायूस चेहरा लेकर अपने रूम में बैठी थी। तभी उसने अपने फ़ोन को अपने हाथ में लिया और यूं ही कभी स्क्रीन को ऑफ करती और कभी ऑन करती। तकरीबन 10 मिनट वो यूं ही अपने फ़ोन को लेकर बैठी रही और फिर उसने इंस्टाग्राम ओपन किया। जैसे ही उसने इंस्टाग्राम ओपन किया, सामने ही प्रांस का प्रोफाइल था। उसने प्रांस को फॉलो किया हुआ था और उस पर उसे स्टोरी शो हो रही थी। उसने तुरंत उस स्टोरी पर क्लिक किया तो सामने ही कॉफ़ी के 2 कप थे और उनके साथ 2 हाथ भी जो आपस में उलझे हुए थे, और एक तरफ रेड रोजेस का बुके पड़ा हुआ था।
वो देखते हुए पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल उसने प्रांस को अनफॉलो कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रांस जो फार्म हाउस में था, वो घर से तो यूं ही निकला था जैसे कॉफ़ी डेट पर जा रहा हो, लेकिन रवीना के साथ कॉफ़ी डेट पर जाने का उसे कोई शौक नहीं था। वो फार्म हाउस आ गया था और अब उसने इंस्टाग्राम पर जब नोटिस किया कि पंखुड़ी ने उसे अनफॉलो कर दिया है, तो उसके चेहरे पर अजीब से चिढ़ भरे एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोला, हाँ बस अब यही एक चीज़ करना बाकी रह गया था। ये बोलते हुए उसने भी पंखुड़ी को अनफॉलो कर दिया और दूसरे ही पल पंखुड़ी हैरान रह गई, क्योंकि अब उसे प्रांस का प्रोफाइल भी शो नहीं हो रहा था। वो कहाँ उसे अनफॉलो करने के बाद दिखने वाली थी। उसे वापस फॉलो बैक करने के लिए उसने इंस्टाग्राम खोला ही था कि उसे तो प्रांस का प्रोफाइल भी शो नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रांस ने उसे ब्लॉक कर दिया था। पर यह बात पंखुड़ी को नहीं पता थी। उसे नहीं पता था कि ऐसे ब्लॉक करने से प्रोफाइल गायब हो जाता है। वो कुछ वक्त तो प्रांस का प्रोफाइल ढूंढती रही और फिर अपना फ़ोन साइड में रखकर बाहर आई। बाहर ही पंक्ति सोफे पर बैठी थी। आश्रय एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस गया था। कुछ ही देर में वो वापस भी आने वाला था, क्योंकि फिर सबको नताशा के घर भी जाना था। पंखुड़ी पंक्ति के पास आकर बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ? पंक्ति मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं भाभी, 2 मिनट क्या, आप 20 मिनट के लिए ले लीजिए, वैसे भी मैं कुछ खास नहीं कर रही थी। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन पंखुड़ी को दे दिया। पंखुड़ी ने तुरंत उस पर इंस्टाग्राम खोला और फिर प्रांस का प्रोफाइल देखने लगी। वहाँ पर उसे प्रांस का प्रोफाइल शो हो रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पंक्ति को वो फ़ोन वापस कर दिया और फिर सृष्टि के रूम में आ गई, जहाँ सृष्टि रागिनी के साथ डिस्कस कर रही थी कि आज वो तंस और रिया को क्या देने वाले हैं। और उसने उन दोनों के लिए जो खास रिंग्स बनवाई थी, वो रिंग्स अब वो रागिनी को दिखा रही थी। पंखुड़ी वहाँ पर आई तो सृष्टि का चेहरा खिल गया। कितने दिनों बाद पंखुड़ी ऐसे उसके पास आई थी। पंखुड़ी अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मुझे 2 मिनट के लिए आपका फ़ोन मिलेगा सासू माँ? सृष्टि ने झट से पूछा। पर तुम्हारा फ़ोन कहाँ है पंखुड़ी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दिया था ना? पंखुड़ी तुरंत बोली, हाँ लेकिन वो बैटरी लो है तो मैंने चार्जिंग पर लगाया है। क्या आप 2 मिनट फ़ोन देंगी? सृष्टि ने तुरंत अपना फ़ोन पंखुड़ी को दे दिया। पंखुड़ी ने उस पर तुरंत प्रांस का प्रोफाइल चेक किया, जो सृष्टि के फ़ोन पर भी शो हो रहा था। और जब सृष्टि को उसका फ़ोन वापस लौटा कर पंखुड़ी ने रागिनी की तरफ देखा। रागिनी तुरंत बोली, मेरा फ़ोन भी चाहिए तुम्हें? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। रागिनी ने तुरंत उसे अपना फ़ोन दे दिया और उसके फ़ोन पर भी प्रांस का प्रोफाइल शो होते हुए देखकर पंखुड़ी का चेहरा अब मायूस हो गया था। वो तुरंत बोली, मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ सासू माँ, आप लोग तंस भाई की एंगेजमेंट पर चले जाइएगा, मुझसे नहीं जाया जाएगा। सृष्टि और रागिनी दोनों की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि झट से बोली, लेकिन क्यों बेटा? उसका सवाल पूरा होता उससे पहले ही पंखुड़ी दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। उसे रूम से बाहर जाते हुए देख रागिनी जल्दी से बोली, अरे सृष्टि, तुमने पंखुड़ी को नील के बारे में बताया क्या? नील, जिससे प्रांस बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। प्रांस को नील बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि नील हमेशा उससे उसके टॉयज छीन लेता था और फिर बाद में भी उन दोनों के बीच टसन चलता रहता था। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो भी तो तंस और रिया की एंगेजमेंट में आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों की एंगेजमेंट में कोई बवाल हो जाए। तुम्हें पता है, या नील और प्रांस दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो कुछ भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी के कदम अब रुक गए थे। सृष्टि हैरानी से रागिनी की तरफ देख रही थी और रागिनी ने अब तुरंत अपनी आई विंक की। उसकी नज़रें पंखुड़ी की तरफ थी और अब पंखुड़ी उनकी तरफ घूमे। रागिनी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। सृष्टि भी जल्दी से बोली, हाँ हाँ, वो मुझे पंखुड़ी को बताना था, लेकिन अब वो तो एंगेजमेंट में जा ही नहीं रही है तो क्या ही फ़ायदा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, मैं एंगेजमेंट पार्टी में चलूँगी सासू माँ, आप मुझे भी लेकर चलिएगा। और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मतलब मैं सूटकेस में सिर्फ 2-3 साड़ियाँ ही लाई हूँ और फंक्शन पर पहनकर जाने वाली नहीं है, तो आप मुझे कोई अच्छी सी साड़ी भी दे दीजिएगा। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं बेटा, साड़ी के साथ साथ ज्वेलरी भी दूंगी, तुम बस हमारे साथ चलना। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और रूम से बाहर आ गई।
अब उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे कह रही हो कि आपने मुझे ब्लॉक किया है ना, अब आप देखिए कि मैं आपके दिल कैसे जलाती हूँ। सृष्टि रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, क्या था ये? रागिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बहू अब इतनी भी मासूम नहीं रही सृष्टि, वो थोड़ी थोड़ी चालाक होने लगी है। पर अब कहीं एक बार फिर से वो ठंडी ना पड़ जाए, हमें उसे चार्ज रखना पड़ेगा। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वहीं तकरीबन 3-4 घंटे और बीत गए। अब रात के लगभग से 8 बज गए थे। सब लोग अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। पंखुड़ी भी मिरर के सामने खड़ी थी और इस वक्त उसने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसके साथ गोल्डन कलर का ही ब्लाउज था, लेकिन स्टफ अलग था और थोड़ा डिज़ाइन भी, और ब्लाउज बोल्ड होने की वजह से काफ़ी सेक्सी भी लग रही थी वो। हालांकि उसके पेट में थोड़ा दर्द अभी भी था, लेकिन उसे एंगेजमेंट पार्टी में जाना था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो घर के अंदर आकर सीधा अपने रूम में जाने लगा। तभी एक सर्वेंट उसे रोकते हुए बोली, छोटे मालिक, आप बता देते कि आपका खाना रूम में लेकर आना है या फिर आप डाइनिंग टेबल पर खाएंगे, क्योंकि बाकी सब लोग तो गर्ग हाउस जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर फ्रांस के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे। वो तुरंत बोला, और सब में कौन कौन शामिल है? अगले ही पल उस सर्वेंट ने तोते की तरह रटी हुई एक लिस्ट उगलना शुरू की। बड़े मालिक, बड़ी मालकिन, रागिनी दीदी, छोटे बाबा, छोटी बहू रानी और साथ में छोटी मालकिन भी। छोटी मालकिन मतलब पंखुड़ी। ये बात फ्रांस बहुत अच्छी तरह से जानता था और अब उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने कहा, मेरा डिनर रहने देना, मैं भी एंगेजमेंट पार्टी पर जाऊंगा तो वहीं खा लूँगा। ये बोलकर अब वो तुरंत अपने रूम में आया और एंगेजमेंट पार्टी के लिए रेडी होने लगा। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी भी पार्टी के लिए रेडी हो चुकी थी और बाकी सब लोग भी। सब एक एक कर अपने रूम से बाहर निकले। पंखुड़ी जब वहां पर आई तो उसकी नज़रें अपने ऊपर अपने रूम में गई जहां लाइट ऑन थी। मतलब फ्रांस घर पर वापस आ चुका था। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, क्या सिर्फ हम लोग ही एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हैं सासू माँ? सृष्टि ने तुरंत पूछा। क्यों, किसी और को भी जाना चाहिए था? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, हम लोग काफ़ी हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराई और फिर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, चले ससुर जी। प्रलय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सब लोग बाहर की तरफ बढ़ गए, जबकि रेलिंग पर फ्रांस आकर खड़ा हो चुका था और उसने पंखुड़ी की बात बहुत अच्छी तरह से सुनी थी। उसका ये कहना कि हम लोग काफ़ी हैं, ये बातें उसके माथे पर त्योरियां ला चुकी थी। वो भी अब सीढ़ियां उतरकर नीचे पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर राणा मैंसन से निकल गया। कुछ वक्त बाद गर्ग हाउस जैसे ही राणा फैमिली वहां पर पहुंची। वो सब लोग पहले गर्ग फैमिली से मिले और साथ ही साथ रिया की फैमिली से भी। आज रिया और तंस की एंगेजमेंट थी और कुछ ही देर में एंगेजमेंट स्टार्ट होने भी वाली थी। सबसे मिलने के बाद अब सृष्टि की नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो नील को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी रागिनी उसके पास आई और बोली, मैंने अभी नील को कॉल किया है, लेकिन उसने कहा है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लगभग से 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। उसकी बात पर सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, लेकिन ये पंखुड़ी कहाँ है? मुझे पंखुड़ी भी नज़र नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी वॉशरूम में थी। वो वॉशरूम से बाहर निकली। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने प्रांस राणा बेड पर बैठा हुआ था और अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। पंखुड़ी ने एक गहरी सांस ली और वहां से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि प्रांस ने दरवाज़ा लॉक कर रखा है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पंखुड़ी ने बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। फ्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो अपनी जगह से उठकर पंखुड़ी के पास आया। पंखुड़ी अभी भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी और अब फ्रांस ने उसके पीछे खड़े होकर अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे और पूरी तरह से उस पर झुक गया। पंखुड़ी को फ्रांस की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। फ्रांस उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने मेरा दिल जलाने का सोचा भी तो तुम्हें भी पता है, अगर मुझे कुछ नहीं बर्दाश्त तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कि जो मेरा हो वो किसी और के पास जाए। गुस्सा, नाराज़गी, तकरार जो रखना है बेशक से रखो, लेकिन इन सब में किसी और को इन्वॉल्व करने की कोशिश भी मत करना। उसकी बात पर पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई।
अभी तो वो नील से मिली तक नहीं थी, उसे तो पता भी नहीं था कि नील कौन है और कौन नहीं। उसने तो बस सृष्टि के मुंह से नील का नाम सुना था। वो सोच रही थी कि नील के साथ बात करते वो प्रांस को चलाएगी, लेकिन यहाँ तो अभी उसने शुरुआत भी नहीं की थी और प्रांस को सब कुछ ऑलरेडी पता चल गया था। वो एक गहरी सांस लेकर धीमी सी आवाज़ में बोली, आप आज किसी के साथ कॉफ़ी डेट पर गए? मैंने आपको कुछ कहा क्या? नहीं ना? तब मेरा भी तो दिल चला होगा। और आपने तो सोने पर सुहागा किया जो मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने आपसे कोई शिकायत की क्या? नहीं ना? आप अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं वो कीजिए, मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूँगी। जैसे ही उसने कहा, प्रांस ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और मरोड़ कर उसकी पीठ से लगाते हुए उसे पूरी तरह से अपनी तरफ घुमा लिया। पंखुड़ी का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया और प्रांस अब उसके चेहरे पर झुका और बोला, मतलब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? पंखुड़ी के नाजुक से लब फड़फड़ा रहे थे। प्रांस एकदम सर्द आवाज में बोला, मुझे वो नील पसंद नहीं। पंखुड़ी तुरंत बोली, लेकिन मैं किसी नील को जानती नहीं। प्रांस गहरी आवाज में बोला, पर जानने तो आई हो। पंखुड़ी भी झट से बोली, आगे चलकर क्या होने वाला है और क्या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ना आप और ना मैं। और हाँ, आप वहाँ पर क्यों आए हैं? आपको तो यहाँ पर आना ही नहीं था ना? तो फिर यहाँ आने का कोई खास कारण? उसके सवाल पर प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। अब उसने पंखुड़ी का हाथ छोड़ा और उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, किसी के सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। मुझे तुमसे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये मत सोचना कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आई नहीं हो तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भी नहीं जा सकता। तुमने रूम छोड़कर प्रतीक्षा के रूम में रहना शुरू किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा वैसा ख्याल चल रहा है तो अभी इसी वक्त उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, वरना प्रांस राणा तुम्हारी गलतफहमी बहुत अच्छी तरह से निकाल देगा। ये बोलकर अब उसने रूम का दरवाज़ा खोला और वहाँ से जाने लगा। पंखुड़ी गुस्से से बोली, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? अगर इतनी ही जलन होती है आपको तो आप अपनी हरकतों को भी थोड़ा सुधार लीजिए ना। मेरी फिक्र तो आपको है नहीं, बस सारा दिन दूसरों की पड़ी रहती है। दूसरों के साथ कॉफ़ी डेट पर जाना, उनके साथ क्लब में जाना, और मैं अगर यहाँ किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रही हूँ तो भी आपको जलन हो रही है और आप मुझे बात करने से भी रोक रहे हैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो मुझे आपकी पाबंदियों में भी नहीं रहना। मुझे जैसे रहना है मैं रह लूँगी। मैं आपकी फालतू की बंदिशें बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे और अब प्रांस उसकी तरफ वापस मुड़ा और फिर उसके चेहरे को कसकर अपनी उंगली से पकड़ते हुए बोला, मेरी रोज पीटल आजकल कुछ ज़्यादा ही एंग्री मोड में आने लगी है, कुछ ज़्यादा ही जुबान चलाने लगी है। मासूम सी रोज पीटल अब किसी कांटे की तरह बात करने लगी है जो मुझे मेरे सीने में चुभती हुई महसूस होती है। पर भूलो मत रोज पीटल कि तुम हो तो मेरी ही और तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मैं चाहता हूँ। पंखुड़ी रोते हुए बोली, हाँ वही तो बात है, इसलिए तो आपने मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया। आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, इसलिए आपने मेरा अबॉर्शन करवा दिया। और आपकी ये बंदिशें, मतलब मैं सांस भी ले लूँ तो भी आपकी मर्जी से लूँ और आप मुझे वो प्यार भी ना दें जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो प्यार तो अब किसी और के लिए है ना। प्रांस ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे इन सवालों का मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। ये बोलकर वो एक बार फिर से वहाँ से जाने लगा। इस बार पंखुड़ी ने उसके शर्ट को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया और गुस्से से बोली, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। क्यों करवाया आपने मेरा अबॉर्शन? हाँ, क्यों नहीं चाहिए था आपको ये बच्चा? क्यों आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? ना तो मुझे खुद से दूर रहने देते हैं और ना ही मुझे प्यार से अपने पास रखते हैं। क्यों? हाँ, आखिर क्यों? ये बोलते हुए वो सुबकने लगी थी। रोने की वजह से उसका मेकअप खराब होने लगा था और आंखें भी एकदम गहरी लाल होती जा रही थी। अचानक ही प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे दीवार से लगाया और फिर उसके चेहरे पर झुक गया। एक पल के लिए पंखुड़ी की हार्ट बीट रुक गई। प्रांस उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैंने तुम्हें खुद को समझाने की बहुत कोशिश की है रोज पीटर, लेकिन तुम कभी मुझे समझी ही नहीं। तो अब मुझे तुम्हें खुद को समझाना भी नहीं है। समझ आए तो बेहतर, ना समझ में आए तो इट्स ओके। पर भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने दूंगा। पर रही बात प्यार की, तो प्यार तो मैं तुमसे बेशुमार करना चाहता हूँ, लेकिन
ये बोलते बोलते वो रुक गया था। उसके लिप्स पंखुड़ी के लिप्स के बेहद करीब थे और उन दोनों की गर्म सांसें आपस में उलझ रही थी। पंखुड़ी की हार्ट बीट अब जैसे रुकने लगी थी। वो जानती थी कि प्रांस उसे किस नहीं करेगा। अगर उसे उसे ही प्यार करना हो तो वो किसी और के पास जाए ही क्यों। उसने रोते हुए ही अपनी आंखें बंद कर ली। वो बस ये चाहती थी कि प्रांस अब वहां से चला जाए ताकि उसके बाद वो भी वहां से जा सके। लेकिन फिर अचानक ही किसी भूखे शेर की तरह प्रांस उसके लबों पर टूट पड़ा। पंखुड़ी की आंखें हैरत में फैल गई। उसने अब अपनी आंखें खोली हुई थी और प्रांस की तरफ देख रही थी, जहां प्रांस की आंखें भी पूरी तरह से खुली हुई थी और वो किसी भूखे शेर की तरह उसे किस करते हुए उसकी आंखों में उन नजरों से देख रहा था जो बेहद खौफनाक थी। पंखुड़ी का दिल अब जोरों से धक धक करने लगा था और अब उसने एक झटके से खुद को पीछे हटाया। पंखुड़ी बुरी तरह से हाँफ रही थी। बेशक से उसने प्रांस को रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन उसका सांस लेना भी प्रांस ने मुश्किल कर दिया था और अब अपनी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए प्रांस वहां से चला गया। पंखुड़ी ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। उसे ऐसा लग रहा था अगर वो 2-3 सेकंड प्रांस ने उसे नहीं छोड़ा तो पक्का उसकी सांसें रुक जाएंगी। अब उसके कानों में प्रांस की कही हुई बातें गूंज रही थीं। मैंने तुम्हें खुद को समझाने की बहुत कोशिश की है रोज पीटल, लेकिन तुम कभी मुझे समझी ही नहीं, तो अब मुझे तुम्हें खुद को समझाना भी नहीं है। समझ आए तो बेहतर, ना समझ में आए तो इट्स ओके, पर भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने दूंगा। पर रही बात प्यार की, तो प्यार तो मैं तुमसे बेशुमार करना चाहता हूँ, लेकिन वहीं प्रांस बाहर आया। अब उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो खुद से ही बोला, चलो इसी बहाने सही कम से कम कुछ बोलने तो लगी हो रोज पीटल, वरना पिछले कुछ दिनों से तो रोने के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं रही थी। और रही बात अवार्सन की, तो ये बोलते हुए अब उसके खुद के चेहरे पर तकलीफ नजर आने लगी थी। अगर उसके बस में होता तो वो अबार्सन कभी नहीं होने देता, लेकिन पंखुड़ी की सेहत के साथ वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। बेशक से उसकी ईगो फिलहाल बीच में आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसकी ईगो उस पंखुड़ी की हेल्थ या फिर खुद पंखुड़ी से भी बढ़कर थी। पंखुड़ी मिरर के सामने खड़ी थी और अपने होठों की तरफ देख रही थी, जो इस वक्त बेहद नाजुक और एकदम उभरे हुए नजर आ रहे थे। उसने उन्हें अपनी उंगलियों से सहलाया और फिर अपने पर्स में से लिपस्टिक निकाल कर उन पर लगा ली, वरना वो ऐसे बाहर जाती तो सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से देखते। अब वो बाहर की तरफ आई। उसकी नज़रें सृष्टि को ढूंढ रही थी। सामने ही उसे सृष्टि खड़ी नजर आई, जो किसी से बात कर रही थी। वो सृष्टि के साथ पहुंचकर बोली, सासू माँ, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गई थी। सृष्टि साइड हट गई थी और अब पंखुड़ी के सामने वो इंसान था जिससे सृष्टि बात कर रही थी। तकरीबन 26-27 साल का एक हैंडसम सा लड़का, जिसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। शायद यही एटीट्यूड था जो प्रांस को पसंद नहीं था, इसलिए उसकी उस इंसान से बनती नहीं थी। दिखने में वो इंसान बेहद अट्रैक्टिव था। पंखुड़ी उसे देखते देखते अपनी बात भूल गई थी और अब वो इंसान, जो कोई और नहीं नीलमल होत्रा था, वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तुम पंखुड़ी हो ना? पंखुड़ी ने तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। बेशक से प्रांस के सामने तो उसने बोल दिया था कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करेगी, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही थी। पर फिर उसकी नज़रें प्रांस पर गई, जो सच में उसकी तरफ ही देख रहा था। और फिर पंखुड़ी को एकदम से हिम्मत मिली और वो नील की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं पंखुड़ी ही हूँ। क्या आप नील हैं? नील मल्होत्रा। नील मुस्कुराया और बोला, उफ, आपके होठों पर मेरा नाम कितना खूबसूरत लगता है ना। ज़रा एक बार दोबारा मेरा नाम लेंगी क्या? पंखुड़ी की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो एक बार फिर से बोली, नील मल्होत्रा। और अब नील ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और पंखुड़ी ने भी तुरंत उससे हाथ मिलाया। दूर खड़े प्रांस के गिलास में जो वाइन का गिलास था, वो तड़ की आवाज़ के साथ टूटा और वो आवाज़ सबको सुनाई दी। जैसे ही सबको कांच टूटने की आवाज़ आई, सबकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी कि वो आवाज़ कहाँ से आई है। और अब सबकी नज़रें प्रांस के हाथ पर थी, जहाँ से खून की बूंदें टपक रही थी। पंखुड़ी भी उसकी तरफ देख रही थी और वो तुरंत प्रांस की तरफ बढ़ने लगी। तभी नील उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आपकी कोई छोटी बहन भी है? उसका सवाल सुनकर पंखुड़ी एकदम से रुक गई थी और अब अगले ही पल उसने खुद पर कंट्रोल भी कर लिया था, वरना वो तो कटी पतंग की तरह प्रांस की तरफ उड़ चली थी।
लेकिन अब उसने फ्रांस पर से अपनी नज़रें भी हटा ली थी और उसे नज़रें वापस नील की तरफ घुमाते हुए देख फ्रांस ने अपनी खून से सनी हुई मुट्ठी कस ली। पंखुड़ी हैरानी भरी नज़रों से नील की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा आपने? नील मुस्कुराकर बोला, बस यही पूछा कि क्या आपकी कोई छोटी बहन भी है? आई मीन आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बहन भी बहुत खूबसूरत होगी। इसलिए सोच रहा हूँ कि अब मुंबई आया हूँ तो यहाँ से अकेला वापस दिल्ली ना जाऊँ, अपने साथ किसी को लेकर जाऊँ। पंखुड़ी कहाँ उसकी ये गोल गोल बातें समझ सकती थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सृष्टि हंसी और बोली, कुछ खास नहीं नील, बस तुम्हें पंगे ले रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है। और रही बात दूसरों की जो तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। कुछ लोग होते ऐसे हैं जो खुद तो बेशक से कुछ भी करे, लेकिन जब सामने वाला एक छोटी सी चीज़ कर दे तो उनके हाथों में कांच चुभने लगते हैं। ये बोलते हुए वो फ्रांस की तरफ देख रही थी। पंखुड़ी एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, सासू माँ, आपने मुझे पहले तो नील जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। क्या वो आपके रिलेटिव्स में से हैं? आई मीन मैंने पहली बार उन्हें देखा है तो बस यूं ही पूछ रही हूँ। नील मुस्कुराकर बोला, मैं क्या हूँ और क्या नहीं ये आप दूसरों से क्यों पूछ रही हैं? आप मुझसे ही पूछ लीजिएगा कि मैं क्या हूँ। पंखुड़ी ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, तो आप ही बता दीजिए। नील हंसकर बोला, एक दिल जला आशिक। पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि हंसते हुए बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं बाद में आती हूँ। उसके जाने के बाद पंखुड़ी अब एकदम खामोश हो गई थी। नील उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात, मेरे जवाब से आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये दिल जला आशिक क्या होता है, इसलिए मैं चुप हो गई। नील अब हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, वैसे इंट्रोडक्शन तो आपने मुझसे मेरा मांगा था, लेकिन गलती से मैंने आपको आपके पति का इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि फ़िलहाल तो वही किसी दिल जले आशिक की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए कैसे तड़प रहा है आपके लिए और हाथों में से खून भी बहा लिया है। क्या आप उनकी चोट पर ड्रेसिंग करने नहीं जाएंगी? पंखुड़ी ने अब एक नज़र वापस फ्रांस की तरफ देखा। अब तक वो उन दोनों के सामने ही खड़ा था, लेकिन अब वो तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। पंखुड़ी मुस्कुराकर लेकिन थोड़ी तकलीफ भरी आवाज़ में बोली, शायद उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, वो किसी और से ड्रेसिंग करवा लेंगे। नील उसकी तरफ देखते हुए बोला, उफ, जब बीबियाँ ऐसी बात कहें तो पति को समझ जाना चाहिए कि अब उन्हें किसी लड़की की तरफ तो क्या, किसी लड़की की परछाई की तरफ भी नहीं देखना है। पूरी दुनिया एक तरफ और जलती हुई बीबी एक तरफ, तबाही तबाही तबाही। ये बोलते हुए वो बेहद दिलकश सा लग रहा था। पंखुड़ी उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। उसे पहली बार ऐसा कोई इंसान मिला था जो इस तरह की बातें करता हो। वहीं दूसरी तरफ तंस और रिया दोनों स्टेज पर थे और अब उन दोनों के बीच एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज हो रही थी। पंखुड़ी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। एंगेजमेंट तो उसकी और फ्रांस की भी हुई थी, लेकिन उस वक्त फ्रांस का चेहरा एकदम अंगारों की तरह लाल था, जैसे पंखुड़ी उसे रिंग नहीं बल्कि कोई खंजर चुभा रही हो। वो नज़ारा याद करते हुए पंखुड़ी खुद से ही बोली, उस वक्त भी आप मेरे साथ खुश नहीं थे और आज भी आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। आज भी आप सिर्फ दूसरों के साथ ही खुश होते हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहाँ पर फ्रांस अपने हाथ में अब दूसरा वाइन का गिलास लिए खड़ा था और उसके साथ एक लड़की भी थी। उन दोनों को देखकर पंखुड़ी की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। सबका ध्यान तंस और रिया पर था। सब लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, लेकिन फ्रांस बस उस लड़की की तरफ देख रहा था। उसका नाम सानिया था और सानिया भी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। सानिया उसकी बिजनेस पार्टनर ही थी। आज तक कभी फ्रांस ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, हालांकि सानिया का भी बॉयफ्रेंड था। फ्रांस अब उसके हाथ में पकड़े हुए वाइन के गिलास की तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम्हारी वाइन तो खत्म हो गई। सानिया फीका सा मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके, मैं बाद में ले लूँगी। फ्रांस ने तुरंत एक वेटर को अपने पास बुलाया और सानिया को दूसरी वाइन ऑफर की। सानिया ने भी उसे लिया और अब वो फ्रांस के साथ चीयर्स करते हुए अपनी ड्रिंक खत्म कर रही थी। अभी भी उन दोनों के बीच बातें हो रही थी और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे।
पंखुड़ी ने उन्हें देखकर मुंह बनाया। उसे सानिया के साथ वो वाइन एंजॉय करते हुए देखकर अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसी वक्त होस्ट ने डांस परफॉर्मेंस अनाउंस की। पंखुड़ी गुस्से से पूरी तरह तप रही थी। उसने अब अपने साथ खड़े नील की तरफ देखा और बोली, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? नील का चेहरा एकदम से खिल गया। वो तो अभी सोच ही रहा था कि वो पंखुड़ी से डांस करने के लिए पूछे, लेकिन अब तो सामने से पंखुड़ी ने ही उसे डांस के लिए पूछ लिया, तो वो कैसे ही मना कर सकता था। वो तुरंत मुस्कुराया और बोला, अगर मैंने मना कर दिया तो मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा, पर कहीं तुम्हारा वो दिलजला आशिक ये देखकर और जल तो नहीं जाएगा? पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं तो आपको भी उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दूसरों के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? नील ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ बढ़ गया। उन दोनों को स्टेज की तरफ जाते हुए देख प्रांस ने भी अपने जबड़े कस लिए थे। अगले ही पल उसने बिना सानिया से पूछे ही उसका हाथ पकड़ लिया। सानिया हैरानी से बोली, क्या हुआ? प्रांस अब उसकी तरफ चेहरा घुमाकर बेहद दिलकश अंदाज में बोला, मेरे साथ डांस नहीं करना चाहोगी क्या? सानिया मुस्कुराई और बोली, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करना चाहूँगी, ज़रूर करना चाहूँगी। मैंने तो सुना था प्रांस राणा काफ़ी खड़ूस किस्म का इंसान है, लेकिन आप तो सच में बेहद कातिलाना निकले मिस्टर प्रांस राणा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। और अब प्रांस भी उसे लेकर स्टेज पर आ गया था। उसके साथ साथ वहां पर आश्रय, पंक्ति, तंस और रिया के साथ साथ कुछ और कपल भी थे। और सबके आने के बाद स्टेज पर एकदम अंधेरा हो गया था। पंखुड़ी नील के साथ वहां पर आ तो गई थी, लेकिन अब उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने कभी किसी के साथ ऐसे डांस नहीं किया था। शादी के एक दिन पहले तक तो वो अपनी डॉल्स के साथ खेलती रही थी। उसने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया और शादी के बाद कभी प्रांस ने उसके आसपास भी किसी को नहीं आने दिया था। वो किसी के साथ डांस करती भी तो क्या ही करती। और अब वहाँ पर एकदम से फोकस लाइट ऑन हुई जो बारी बारी से सब पर घूम रही थी। पंखुड़ी की नज़रें नील पर थी और अब उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। वो प्रांस को ढूंढ रही थी। सामने ही उसे प्रांस नजर आया, लेकिन बहुत हल्का सा। उसने सानिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा हुआ था, जबकि नील ने अपना हाथ पंखुड़ी की कमर पर रखा हुआ था और प्रांस की नज़र पंखुड़ी की कमर पर ही थी। शायद अगर नज़रें कुछ कर पाती तो इस वक्त वो नील के हाथ को अपनी नज़रों से ही खत्म कर चुका होता। पंखुड़ी पर किसी और का हाथ उसके सीने को जला रहा था, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। डांस करते हुए नील ने अब पंखुड़ी को हल्का सा खुद से अलग किया और फिर वापस अपनी तरफ खींचा। पंखुड़ी के चेहरे पर हल्का सा दर्द उतर आया। उसे अपनी लोअर बॉडी में थोड़ा पेन हुआ और फिर ये देखकर तो प्रांस जैसे खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने सानिया को गोल घुमाया और घूमते हुए सानिया सीधा नील के सीने की तरफ गई। और इस वक्त प्रांस ने पंखुड़ी का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक बार फिर से पंखुड़ी की आह निकली। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ डांस करते वक्त तुम्हें दर्द हो रहा है और जब दूसरों के साथ थी तो तुम्हें मेरे दर्द से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पंखुड़ी तुरंत बोली, मैंने आपको कोई दर्द नहीं दिया। प्रांस ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और पंखुड़ी को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, अच्छा, तुमने मुझे सच में कोई दर्द नहीं दिया? ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी को अपने बेहद पास कर लिया था। एक करंट सा पंखुड़ी के पूरे बदन में दौड़ गया था। इस वक्त उसकी हालत खराब हो रही थी। और फिर प्रांस अपना हाथ अब उसकी पीठ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर गया, जहाँ पर उसके ब्लाउज की डोरियाँ थी। उसका हाथ वहाँ पर महसूस करते हुए पंखुड़ी को कुछ कुछ होने लगा था। वो तुरंत बोली, अगर आपका दर्द देखकर मैं आपके पास आती भी तो क्या ही फ़ायदा था? आपके पास और भी बहुत लोग थे। अगर वो लोग आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं तो आपके दर्द की मरहम भी आपको दे ही सकते हैं। उसकी बात पर प्रांस ने अब उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए उसे गोल घुमाया, जिसने पंखुड़ी की पीठ अब प्रांस के सीने से लग गई थी और प्रांस के दोनों हाथ पंखुड़ी के पेट पर कसे हुए थे। वो उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, हाँ, तुम तो मुझे मरहम दोगी भी क्यों? क्योंकि तुम तो आजकल दर्द देने लगी हो। कहा था ना मैंने तुम्हें कि उससे दूर रहना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। पंखुड़ी अब उसकी तरफ घूमी और बोली, मैंने भी तो कहा था आपसे कि मैं प्यार करती हूँ आपसे और आपको किसी और के करीब नहीं देख सकती।
फिर भी आप औरों के पास जाते हैं ना, कभी कॉफ़ी पीने तो कभी शराब पीने। ये बोलकर अब वो वापस फ्रांस की तरफ घूम गई। फ्रांस ने एक बार फिर से अपना हाथ उसकी पीठ पर कस दिया और उसे बिल्कुल अपने करीब खींचकर उसके चेहरे पर झुककर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, और अगर मैं कहूँ कि फ़िलहाल मैं तुम्हें पीना चाहता हूँ तो। उसकी बात पर पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़क उठा और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। फ्रांस उसके चेहरे पर झुककर उसे बेतहाशा चूमने जो लगा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।